लेकिन रियल गेम ये है कि रशिया ने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। पुतिन ने सीधा जवाब दिया है कि रशिया किसी का अल्टीमेटम जो है वो नहीं सहेगा। सैंक्शंस के बाद रशिया का सोवरेन वेल्थ फंड जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा जाता है, ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुका है। यूरोप का मेजर गैस रशिया से अब अल्टरनेटिव रूट से आ रहा है, यानी कि एक तरफ 22 बिलियन यूरोस का यूरोप खुद रशिया से ऑयल और गैस खरीदने का काम करता है और यूक्रेन को एड देता है 19 बिलियन यूरोस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने एक बार फिर से रशिया पर नया प्रेशर बनाने की कोशिश की है। यूक्रेन वॉर के चलते बहुत से फ्रेश सैंक्शंस जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं रशिया के ऊपर। इस बार सीधा निशाना बनाया गया है रशिया के शैडो ऑयल टैंकर फ्लीट को, वो छुपी हुई फ्लीट जो ग्लोबल ओशियंस में छुप छुप कर रशियन ऑयल सप्लाई करने का काम करती है, जो सैंक्शंस को चकमा देने का काम करती है। और दोस्तों, सैंक्शन सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है, केमिकल वेपन्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर भी मल्टीपल कदम उठाए गए हैं। लेकिन पुतिन ने सीधा जवाब दिया है कि रशिया किसी का अल्टीमेटम जो है वो नहीं सहेगा, किसी के आगे भी नहीं झुकेगा। और दोस्तों, यह बात सिर्फ कोई जुमला नहीं है, पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो। रशिया पर 500 से 1000 के बीच में सैंक्शंस जो है वो लगा दिए जा चुके हैं। रशिया के अभी तक 2000 से ज्यादा इंडिविजुअल्स पर ट्रैवल बैन और एसेट फ्रीज लग चुका है। पुतिन खुद, उनके टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और बिलियनियर ओलिगार्क्स जैसे कि रोमन अब्रामोविच सब जो है वो यूरोप के अंदर ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। लेकिन पुतिन की लीडरशिप काफी जिद्दी और कैलकुलेटेड है। हर बार नए सैंक्शंस के बाद भी रशिया ने अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप करने का काम किया है। फॉर एग्जांपल, स्विफ्ट सिस्टम से डजन्स ऑफ रशियन बैंक्स को बाहर निकाला गया तो रशिया ने अपना इंटरनल पेमेंट सिस्टम एसपीएफएस लॉन्च कर दिया था। यूरोपियन यूनियन अब रशियन ऑयल और गैस पर डिपेंड होना कम कर रहा है, लेकिन सच यह है कि यूरोप की इंडस्ट्रीज अभी भी अल्टरनेटिव सोर्सेज के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में देखने का काम करते हैं कि इतने सारे सैंक्शंस लगने के बावजूद भी रशिया ने अपने आप को कैसे बचाया, पुतिन ने अपनी वॉर इकोनॉमी को कैसे जिंदा रखा, और ये जो 17th सैंक्शंस, 17वीं बार जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, इसका रशिया के ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, रशियन सेंट्रल बैंक के भी 200 बिलियन यूरोस जो है वो अभी भी यूरोप में फ्रीज पड़े हैं, जिसमें से काफी सारा पैसा जो है वो बेल्जियम के ब्रसल्स में पड़ा हुआ है। लेकिन उस पैसे का रशिया के स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यूरोपियन यूनियन ने रशियन प्लेन्स और शिप्स को अपने एयर स्पेस और पोर्ट से बैन भी कर दिया। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 3000 के बराबर जो रशियन शिप्स हैं उन पर बैन कर दिया जा चुका है, वो यूरोपियन पोर्ट्स पर एंट्री नहीं ले सकती हैं। लेकिन रियल गेम यह है कि रशिया ने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। रशिया अपने आप को एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की मार्केट में एग्रेसिवली एक्सपेंशन करने का काम कर रहा है। अब यूरोपियन यूनियन ने एक और कदम उठाया, रशियन मीडिया चैनल्स को भी पूरी तरीके से यूरोप के अंदर बैन कर दिया गया। मतलब अब यूरोप के लोगों तक रशिया का नैरेटिव जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। साथ ही यूरोपियन कंपनीज को स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि वो रशिया में अपनी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी गुड्स बेचना बंद कर दें। पर असली निशाना रशिया का एनर्जी सेक्टर है, जहां से पुतिन की इकोनॉमी और मिलिट्री को फ्यूल मिलता है। आपको पता ही होगा कि पिछले सैंक्शंस के दौरान भी, जब से ये वॉर चल रही है, रशिया ने ऑयल को बेचकर, गैस को बेचकर काफी ज्यादा पैसा कमाया और उसी पैसे से रशिया ने अपनी इस यूक्रेन वॉर को फंड करने का काम किया। एक टाइम पर रशिया अपने वॉर बजट का 60% सिर्फ ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करके कमा रहा था। और यह कोई छोटी बात नहीं है, यह पैसा मिसाइल्स, ड्रोन्स और टैंक्स बनाने में लगता है। सैंक्शंस के बाद रशिया का सोवरेन वेल्थ फंड जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा जाता है, ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुका है। अब पुतिन सरकार ने अपने ऑयल और गैस कंपनीज पर ज्यादा टैक्सेस लगाए हैं वॉर के खर्चे को चलाने के लिए। वेस्ट का कैलकुलेशन था कि इतनी फाइनेंशियल चोकिंग से रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी कुछ हो रही है। पुतिन ने प्रेशर को झेल लिया और काफी स्मार्ट मूव्स भी लिए। रशिया ने अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बना ली, तीसरे देशों के जरिए माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो रशिया करने का काम कर रहा है। प्रोडक्ट्स लेबल बदले जा रहे हैं, ओरिजिन जो है वो हाइड किया जा रहा है ताकि सैंक्शंस के लूप होल्स का पूरा यूज किया जा सके। अब आपको पता होगा, रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया था, पर रशिया पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि रशिया ने अपना खुद का एसपीएफएस सिस्टम डेवलप किया। ये जो एसपीएफएस सिस्टम है, ये पैरेलल सिस्टम बनाया गया है जो इंटरनल रशिया के इंटरनल मामलों के लिए और साथ में रशिया के जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर काम करता है। जो मतलब अगर रशिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो स्विफ्ट सिस्टम की जगह वो अपने इस एसपीएफ सिस्टम के साथ ही उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है। साथ में अब ब्रिक्स कंट्रीज के साथ मिलकर एक कॉमन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम की भी बात चल रही है, डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। और वेस्ट के सैंक्शंस जहां
खत्म हो रहे हैं, वहीं से चाइना और इंडिया जैसी कंट्री से रशिया का बैकडोर सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ हमको दिखाई भी देता है। कहीं जगह रशियन ऑयल डिस्काउंटेड रेट पर बेचा भी जा रहा है और यूरोप के बैन के बाद वो ऑयल एशिया के पोर्ट्स पर लैंड भी हो रहा है। अब यूरोपियन यूनियन का जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है, वो ये जानने में लगे हैं कि रशिया कैसे सैंक्शंस को बाईपास करने का काम करता है और नए सैंक्शंस का एक फ्रेश पैकेज ऑलरेडी पाइपलाइन में डाल भी दिया। इस बार टारगेट बनने वाली है नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, वो कंट्रोवर्शियल गैस पाइपलाइन जो यूरोप को रशिया से डायरेक्टली जोड़ने का काम करती थी। शायद आपने इसका जो मैप है पहले देखा हो, जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है वो रशिया से यूरोप तक गैस सप्लाई करने का काम करती हैं। और ये जो 17th सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, इस सैंक्शंस के अंदर नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के ऊपर भी बंद कर दिया गया है, यानी कि यहां से अब गैस जो है वो यूरोप तक नहीं पहुंच पाएगी। वैसे भी काफी समय से अब इस पाइपलाइन का इस्तेमाल जो है वो रशिया यूरोप को गैस सप्लाई करने के लिए नहीं कर रहा था। पर दोस्तों साथ में पुतिन अब वो लीडर है जो सैंक्शंस को एक स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की तरह ट्रीट करते हैं और हर नई रिस्ट्रिक्शन के बाद एक नया जुगाड़ जो है वो पुतिन के द्वारा निकाल लिया जाता है। कैसे, इसको भी समझेंगे। और इन नए सैंक्शंस पैकेज में अब रशिया की शैडो फ्लीट को और ज्यादा टारगेट किया जाएगा, डजन्स और शिप्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और ऑयल प्राइसेस कैप भी और नीचे लेकर आने का काम करेगा यूरोप। मतलब रशिया अपने रेट के ऊपर तेल नहीं बेच पाएगा और यूरोप जो है वो उस ऑयल की प्राइसेस के ऊपर कैपिंग कर देगा और एक लिमिट से ज्यादा पैसा जो है वो रशिया को नहीं पाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर भी नए रिस्ट्रिक्शंस के रडार में अब शामिल है ताकि रशिया के ग्लोबल ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट और ज्यादा स्क्वीज किए जा सके। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है ये सब अभी भी काफी नहीं है। रशिया के पास ऑयल के लिए 800 से ज्यादा शैडो फ्लीट्स मौजूद हैं। 800 से ज्यादा ऐसी शिप्स है रशिया के पास जो किसी और कंट्री के तहत काम करती हैं पर रशिया का ऑयल सप्लाई करती हैं। और साथ में लिक्विफाइड गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रशिया के पास 80 से ज्यादा शिप्स और भी मौजूद हैं जो मोस्टली सैंक्शन से भी अभी तक बची हुई है। ये दोस्तों ये घोस्ट फ्लीट वही शिप्स हैं जो अपने जीपीएस को बंद करके ऑयल लीक करते हैं, कार्गो ओरिजिन छुपाकर थर्ड कंट्रीज के थ्रू ग्लोबल मार्केट में घुस जाते हैं। और गैस के केस में सब कुछ सुपरफिशियल है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर सैंक्शंस लग रहे हैं पर असली बात यह है कि यह पाइपलाइन पहले से ही इनएक्टिव हो चुकी थी। यूरोप का मेजर गैस रशिया से अब अल्टरनेटिव रूट से आ रहा है और रशिया भी नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहा है सेंट्रल एशिया और चाइना के थ्रू ताकि अपनी गैस को और नई नई मार्केट के अंदर पहुंचाया जा सके। तो अगर वेस्ट को सच में रशिया की वॉर इकोनॉमी को कमजोर करना है तो कॉस्मेटिक बैन से अब काम नहीं चलेगा। और साथ में एक आई ओपनर पॉइंट यह भी है कि 2024 में खुद यूरोपियन यूनियन ने रशिया से 22 बिलियन यूरोस का गैस खरीदा था, जबकि यूक्रेन को दिया गया एड सिर्फ 19 बिलियन यूरोस का था। यानी कि एक तरफ 22 बिलियन यूरोस का यूरोप खुद रशिया से ऑयल और गैस खरीदने का काम करता है और यूक्रेन को एड देता है 19 बिलियन यूरोस। मतलब क्या हो रहा है, मतलब यूरोप खुद रशिया की वॉर इकोनॉमी को 2024 तक फंड करने का काम कर रहा था, जबकि यूरोप जो है वो दूसरी कंट्री से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो रशिया से ऑयल ना खरीदे और गैस ना खरीदे। भैया पहले तुम खुद तो उसको बंद करो, बाद में दूसरों को ज्ञान देना शुरू करना। और साथ में दोस्तों यानी कि सैंक्शंस एक हाथ से लगाए जाते हैं और दूसरे हाथ से पैसा जो है वो रशिया को भेजा भी जाता है। पर जो भी हो, सैंक्शंस जो है वो धीरे धीरे आखिरकार रशिया को चोट तो पहुंचा ही रहे हैं। हर नए स्टेप से एक और स्क्रू जो है वो रशिया का टाइट हो जाता है और पूरा सैंक्शन पैकेज अगर मिलाकर हम देखें तो तकलीफ तो रशिया को कुछ कुछ हो रही है, लेकिन पुतिन अभी भी झुकने वालों में से नहीं है। और यही पुतिन की स्ट्रेटजी है। वेस्ट प्रेशर बनाता है पर वो रेजिस्टेंस और जुगाड़ से काम चला लेते हैं। एक ऐसे वक्त में रशिया का ऑयल से रेवेन्यू का सोर्स ब्लॉक हो रहा है, वो नए नए रूट्स, नए नए बायर्स और नए नए रूल्स खुद बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा लूप होल जो है वो अभी भी जिंदा है और वो है रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट। अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं चाइना और इंडिया दो सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। चाइना ने लगभग 51 बिलियन डॉलर और इंडिया ने लगभग 26 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो रशिया से ऑयल खरीदा है। रशिया हर साल ऑयल बेचकर हजारों करोड़ डॉलर कमा रहा है और वही पैसा गन्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाने में जा रहा है जो यूक्रेन की सिटीज पर गिराए जाते हैं। और तो दोस्तों ये सच है कि सैंक्शंस लग गए हैं, लेकिन जब तक रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बैन नहीं होता है या उन बायर्स को टारगेट नहीं किया जाता है तो जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तब तक ये जंग जो है वो चलती ही रहेगी। रशिया एक ग्लोबल एनर्जी सप्लायर है और वो इस कार्ड का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। वो कौन से टैंकर्स यूज कर रहा है, किस नाम से ऑयल बेच रहा है, किस रूट से भेज रहा है, सबका जवाब रशिया के पास मौजूद है। ये वही ट्रिकी पार्ट है जहां वेस्ट अभी भी कंफ्यूज है और इसीलिए हम इस ऑयल वाले एंगल पर दोबारा बात भी करेंगे, क्योंकि यही पुतिन की वॉर मशीन का सबसे असली रियल फ्यूल है। और साथ में दोस्तों अब सवाल यह उठता है, अगर अमेरिका
फुल सपोर्ट नहीं करता तो क्या ये सैंक्शंस का असर कम हो जाता है? जवाब सिंपल है, हां, डेफिनेटली कम हो जाता है। यूएस के पास दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर है। अगर यूएस हट जाता है तो रशिया अपना मैक्सिमम ट्रेड बाईपास करके यूरोप को साइड में कर सकता है और इनडायरेक्टली अपना इकोनॉमिक गेम जो है वो चलाए रख सकता है। लेकिन अगर यूरोप और यूके मिलकर प्रेशर बनाए रखते हैं तो भी इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया भर के बिजनेस और बैंक्स ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि उनका नाम किसी सैंक्शन लिस्ट के अंदर आ जाए। यूएस का रोल फिर भी यहां पर सेंट्रल है और इसी वजह से वेस्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि वॉशिंगटन अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेगा। एक और शार्प पॉइंट यहां पर है, ये 17th राउंड ऑफ सैंक्शंस है। सोचने वाली बात यह है कि जब पहली बार रशियन टैंक्स यूक्रेन में घुसे थे तभी फुल फोर्स के सैंक्शंस जो थे वो रशिया के ऊपर क्यों नहीं लगाए गए थे? क्या डिले का रीजन डिप्लोमेसी था या फिर यूरोप के खुद के एनर्जी इंटरेस्ट थे? भैया, जब आप 17वीं बार सैंक्शंस लगाकर अब इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो जब पहली बार जंग शुरू हुई थी, पहली बार रशिया के टैंक यूक्रेन में घुसे थे, आप तभी सैंक्शंस लगाकर उस जंग को खत्म करने का काम कर सकते थे। पर आपको तो डिप्लोमेसी खेलनी थी, या फिर आपके खुद के एनर्जी इंटरेस्ट है जिसके चलते आप रशिया के अगेंस्ट काम लेने से या स्टेप लेने से डर रहे थे। पुतिन ने तो यह साफ समझ लिया था कि वेस्ट की यूनिटी जो है वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल है और जब तक वो आपस में कंफ्यूज रहेंगे रशिया अपनी स्ट्रेटेजी चलाता रहेगा बिना झुके और बिना रुके। देखो, इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। आपको यूरोपियन यूनियन का तो पता ही है, यहां कोई भी एक बंदा नहीं बैठा होता है जो आकर बोले किसी भी कंट्री को कि चलो भाई ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है और सभी के सभी इसको फॉलो करेंगे। यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, 27 मेंबर कंट्रीज हैं। हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फैसला करती है। किसी को रशिया से गैस चाहिए, किसी को ट्रेड की टेंशन है और किसी के पास अपने वोटर्स का मूड को जो ख्याल रखने का काम करना है। तो जब सैंक्शंस डिसाइड होते हैं तो वो एक कॉम्प्रोमाइज होता है जिसमें सब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने का काम करते हैं। इसलिए सैंक्शंस भी इंक्रीमेंटल होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में थोड़ा इफेक्ट आता है, लेकिन एक बड़ा गेम चेंजिंग ब्लो जो है वो रशिया के ऊपर नहीं आ पाता। तो ये कोई सिंगल लीडर का डिसीजन नहीं होता है, ये पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक सर्कस है जहां हर किसी को खुश रखना पड़ता है। अब सवाल यह है, जो सैंक्शंस अब तक लगे हैं उनका रशिया के ऊपर क्या असर पड़ा? तो दोस्तों, जवाब ऐसा है कि काफी बड़ा असर पड़ा है। जब जंग शुरू हुई थी तब वेस्ट ने रशिया के $300 बिलियन के एसेट्स को फ्रीज करने का काम किया था। रशिया को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से ऑलमोस्ट कट ऑफ कर दिया गया था। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम भी रशिया के लिए बंद हो गया था। रशिया अब प्लेन और कार के पार्ट्स भी इंपोर्ट नहीं कर सकता है, जिसका डायरेक्ट असर जो है वो उनकी मिलिट्री प्रोडक्शन के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए आज रशिया ईरान और नॉर्थ कोरिया से वेपन्स मंगवा रहा है। रशियन एयरलाइंस पर बैन लगा है, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद है। रशिया के लोग जो है वो यूरोप जा रहे हैं तो उन्हें तीसरे देश का सहारा लेना पड़ता है, घूमकर उनको यूरोप तक जाना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे रशियन सिटीजन खुद बोल रहे हैं कि हम इस वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। ये इंटरनल डिसेंट भी है जो एक साइलेंट इफेक्ट की तरह सैंक्शंस के साथ साथ रशिया को परेशान कर रहा है। और बहुत सारे लोग रशिया छोड़कर जा भी चुके हैं। लगभग 1 मिलियन यंग और कैपेबल लोग जो है वो अपने देश को छोड़कर चले गए हैं रशिया से, और 1 मिलियन लोग या तो युद्ध में मारे गए हैं या फिर सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। तो रशिया की भी सिचुएशन जो है वो थोड़ी मैसी तो हो ही गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी इकोनॉमी अब भी स्ट्रॉन्ग चल रही है। जो रशिया ने किया है वो काफी इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी। पहले उनकी इकोनॉमी जो थी वो वेस्टर्न दुनिया के साथ ट्रेड करती थी, लेकिन अब वो बेसिकली एक ऐसी इकोनॉमी बन गई है जो सिर्फ मिलिट्री स्पेंडिंग पर ही डिपेंड कर रही है। उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अब उनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। इसी वजह से उन्हें अब तक कोई भी बड़ी रिसेशन या बड़ी डिप्रेशन फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मिलिट्री स्पेंडिंग ने गैस एक्सपोर्ट्स और बाकी बिजनेस की जगह ले ली। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो यूरोपियन यूनियन ने नए सैंक्शंस लगाए हैं उनके बारे में। दोस्तों, 17th सेट ऑफ सैंक्शंस पर पहुंच चुका है यूरोप, और लोग ऑलरेडी अगला पैकेज प्लान भी कर रहे हैं, यानी कि 17वां सेक्शन लगाया गया और 18वें की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पर ये 18वां कब आएगा और उसका भी क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाकर जरूर बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो एक ऑयल सेक्टर पर अभी तक अटैक नहीं कर पाए हैं। वो रशिया के ऑयल सेक्टर को अभी भी नहीं हिला पाए हैं। और रिपोर्ट में यह भी सुना गया है कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया के गैस पे लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, 22 बिलियन यूरोस खर्चे भी थे, जबकि यूक्रेन को मात्र 19 बिलियन यूरोस की जो फाइनेंशियल एड है वो प्रोवाइड की गई है। तो ये क्या है? ये हिपोक्रेसी है या बस पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है? ये दोनों ही चीजें हैं। यहां हिपोक्रेसी भी है यूरोप की और दुनिया भैया ऐसे ही चलती है, सबको अपना फायदा चाहिए। अब सैंक्शंस की दूसरी साइड पर
पर अगर हम देखें, क्या कोई कंट्री इन सैंक्शंस का फायदा भी उठा रही है? बिल्कुल उठा रही है। सैंक्शंस की वजह से रशियन ऑयल का प्राइस जो है वो सबसे कम हो गया और दूसरी कंट्रीज को ऑयल और ज्यादा सस्ते दामों पर मिलना शुरू हो गया। तो रशिया अपने ऑयल को चाइना को बेचता है और चाइना खुश होकर 20% डिस्काउंट के ऊपर ऑयल लेता है। वही सिचुएशन इंडिया और टर्की के साथ भी है और इसलिए इन तीनों देशों के बहुत सारे ऑयल सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज जो है वो तो ये चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे ताकि वो सस्ता रशियन ऑयल जो है वो लेते रहे। और साथ में चाइनीज कंपनीज ने भी इसका काफी फायदा उठाया। देखिए, पहले मॉस्को में भी अमेरिका के आईफोन्स बिका करते थे, अब अमेरिका के एप्पल के आईफोन्स जो हैं वो रशिया में सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो अब चाइनीज स्मार्टफोन्स जो हैं वो रशिया के मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। साथ में गाड़ियों के लिए भी सेम सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें जो है वो चाइना से रशिया की तरफ जा रही हैं। तो ये नहीं है कि रशिया के पास प्रोडक्ट्स कम हो गए हैं, रशिया के पास अब चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज के प्रोडक्ट्स भी रशिया के अंदर आ रहे हैं, चाइनीज हो गए, इंडियन हो गए, और दूसरे लोग भी खुश हैं कि रशिया को सप्लाई जो है वो रशिया को जो उनका एक्सपोर्ट था वो बढ़ चुका है, क्योंकि वेस्ट जो है वो एक्सपोर्ट रशिया को कर नहीं रहा है। इसलिए रशिया को अब ज्यादा चाइनीज फोन या फिर इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड हो रहे हैं। पर सवाल दोस्तों, क्या रशियन लोगों को सैंक्शंस का असर महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। रशिया के अंदर महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन के रूप में इन सैंक्शंस का असर रशिया के अंदर हमको दिखाई देता है। रशिया में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 20% तक हो गए हैं, और साथ के साथ जो आम चीजें जैसे कि बटर हो गया, दूध हो गया, इनके दाम भी रशिया के अंदर लगभग डबल हो गए हैं। हर बेसिक चीज जो है वो धीरे धीरे रशिया में महंगी हो रही है, तो आम रशियन लोग भी इससे काफी ज्यादा परेशान है। ये सच है, सबको यह दर्द धीरे धीरे अब महसूस हो रहा है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, पुतिन जो है वो नॉर्मल नेता नहीं है, उन्हें वोट की फिक्र नहीं है, वो एक डिक्टेटर है, उनका रूल जो है वो जिंदगी भर चलने वाला है। इसलिए चाहे रशियन लोग कितना भी सफर करे, पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने लिए टेंशन नहीं लेते हैं, बल्कि लोग जो है वो उनसे टेंशन लेते हैं, वो लोगों को टेंशन देने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।